हेलो एवरीवन। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। एज वी नो दैट हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स मेनली गिव these three reaction: nucleophilic substitution, elimination and reaction with metal. So we have done much with nucleophilic substitution reaction. In nucleophilic substitution reaction we have studied SN1 and SN2 reaction, right? So in today's lecture again we will do some examples of SN1 SN2 and then we will start elimination reaction. The first question is aryl halide halides don't give SN1 and SN2 reaction at ordinary condition. Why? Okay, so you know एराइल हैलाइड में हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट्स टेक क्लोरोबेंजीन. ओके, दिस इज द एराइल हैलाइड बिकॉज हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 carbon in benzene. And you know the lone pair of electrons of halogen is resonance stabilized. तो यहाँ पर हम रेजोनेंस बनाएंगे इस तरीके से. डबल बॉन्ड Cl प्लस एंड ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा इस तरीके से. ओके, सो कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर न्यूक्लियोफाइल टू रिमूव दिस Cl. ठीक है, डबल बॉन्ड करेक्टर आने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई है. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, CCl बॉन्ड एक्वायर या CX बॉन्ड इन जनरल एक्वायर डबल बॉन्ड करेक्टर. डबल बॉन्ड करेक्टर due to resonance so bond strength of CCl bond increases and substitution is not possible. And substitution is not possible. Not possible at ordinary condition. ओके, या रूम टेम्परेचर पे कह सकते हो. दूसरा पॉइंट क्या है, अब आपको पता है कि SN1 रिएक्शन होने के लिए इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटायन. सो सपोज कि क्लोरोबेंजीन इस तरीके से कार्बोकेटायन में टूट जाता है एंड इस कार्बोकेटायन का नेम क्या है, फिनाइल कार्बोकेटायन. फिनाइल कार्बोकेटायन एंड इट इज अनस्टेबल. अनस्टेबल ड्यू टू loss of aromatic character. Due to loss of aromatic character. So ये कार्बोकेटायन फिर नहीं फॉर्म होगा
क्योंकि इसमें ये तो बहुत ही अनस्टेबल है, इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर ही लॉस हो गया है। तो अगर ये कार्बोकैटायन नहीं फॉर्म होगा ऑर्डिनरी कंडीशन पे तो SN1 रिएक्शन नहीं पॉसिबल होगी। ओके, सो SN1 रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट। सो दीज आर द बेसिक रीजन जो कि हम लिख सकते हैं कि इसमें SN1 SN2 क्यों नहीं होती है। SN1 होने के लिए कार्बोकैटायन स्टेबल बनना चाहिए एंड दिस कार्बोकैटायन रियली अनस्टेबल ड्यू टू लॉस ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर। और इस वजह से भी SN1 नहीं हो रही क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और SN2 क्यों नहीं हो रही, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो किसी और कंडीशन पे अगर ये सब्स्टिट्यूशन कराना चाहें, जैसे मान लो हमने रिएक्शन करा दी NaOH से, सो मैंने यहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशन ले ली। तो जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होगा बच्चों, तो फिर रेजोनेंस जो है वो वीक हो जाएगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे रेजोनेंस जो लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, वो नहीं हो पाएगा या वो वीक होगा। तो इसलिए क्या होगा कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कंडीशन पे दिस OH माइनस विल रिप्लेस Cl माइनस लाइक दिस एंड वी विल गेट OH। ओके, सो at high temperature and high pressure this substitution reaction is possible। बट इसी में एक पॉइंट है, इफ वी इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन withdrawing group at ortho and para position of haloarenes, then rate of substitution increases। ओके, कैसे, देखो ध्यान से। अगर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म का वन स्टेप हम समझें तो OH माइनस कहाँ से आया, फ्रॉम NaOH। ये यहाँ पे अटैक करेगा और जब यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो ये बॉन्ड नहीं टूट रहा है, तो इसने क्या किया कि पहले इस पाई बॉन्ड को तोड़ दिया एंड यू विल गेट ClOH और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, एंड दिस इज द RTS स्टेप। बहुत ही स्लो होगा ये स्टेप। क्यों स्लो होगा, क्योंकि ये कंपाउंड एरोमेटिक है और ये पाई बॉन्ड टूटने से, इस न्यूक्लियोफाइल की वजह से, पाई बॉन्ड टूटने की वजह से यहाँ पर इसका एरोमेटिक कैरेक्टर लॉस हो गया, दिस इज हाइड्रोजन। ओके, अब अगर कोई ऐसा ग्रुप आए जो इस इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कर दे, इस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी का मतलब क्या है बच्चों, कि इस नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्जन को एनहेंस कर दे, तो इनडायरेक्टली वो OH यानी कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। दैट मीन्स इट विल सपोर्ट द एडिशन ऑफ OH एट दिस पोजीशन। तो सपोज अगर हमने इसके पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2 ऐड कर दिया, दिस इज NO2। ओके, एंड फिर से हमने रिएक्शन कराई इसमें OH माइनस से, सो व्हाट विल हैपन, OH माइनस अगेन इस पे अटैक किया और ये पाई बॉन्ड इस तरह टूट गया, सो यू विल गेट Cl एंड दिस OH नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड, एंड इस NO2 को मैंने ओपन करके ऐसे लिख दिया। फाइन, नाउ अब आप देख सकते हो कि इस नेगेटिव चार्ज को मैं डिस्पर्स करके पैरा पोजीशन पर लेके आ सकता हूँ।
ClOH double bond N double bond O and negative charge. Now this negative charge will disperse the oxygen of NO2. ओके, एंड इस नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ the dispersion of negative charge increases due to addition of NO2 group। ओके, तो इससे क्या होगा, यू कैन सी ClOH एंड नेगेटिव चार्ज। सो अगर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, डिस्पर्जन बढ़ रहा है, तो फिर OH का बॉन्ड रिटेन करेगा और Cl का बॉन्ड लीव कर जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज तो OH की वजह से आया है। और आपको पता है CCl बॉन्ड और COH बॉन्ड में कौन सा वीक बॉन्ड है, CCl बॉन्ड वीक बॉन्ड है। तो फिर जब नेगेटिव चार्ज इधर पहले डिस्पर्ज होगा NO2 के ऊपर, जो कि मैंने दिखाया नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह डिस्पर्ज होगा, एंड ये इधर भी डिस्पर्ज होके जाएगा। तो देखो, जब मैं इसको वापस से यहाँ डिस्पर्ज होके लेके जा रहा हूँ, ClOH नेगेटिव चार्ज यू कैन सी कि एरोमेटिक कैरेक्टर रिटेन करने के लिए इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाना है, तो फिर किसी एक बॉन्ड को हटना पड़ेगा। अब आपको पता है कि OH के नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ी है क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज रिंग पे डिस्पर्स कर रहा है, देन Cl बॉन्ड को यहाँ से हटना पड़ेगा एंड यू विल एंड अप विद दिस कंपाउंड। सो रिप्लेसमेंट हो गया Cl का। सो NO2 के पैरा पोजीशन पे आने से Cl बॉन्ड की लीविंग एबिलिटी बढ़ गई। इसी तरीके से अगर आप NO2 को आर्थो पे प्लेस करते हो तो नेगेटिव चार्ज आर्थो पर डिस्पर्स हो जाएगा। ओके, यू कैन सी कि NO2 अगर इस पोजीशन पे होता इस तरीके से, तो ये नेगेटिव चार्ज इस ऊपर इस तरह डिस्पर्स हो जाता। सो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 3NO2 ग्रुप लगा दूं इस तरीके से, ओके, और इसकी रिएक्शन कराऊं NaOH से, सो आपको बिल्कुल रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे कुछ नहीं करना पड़ता और Cl बहुत ईजिली रिप्लेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो OH माइनस से नेगेटिव चार्ज आएगा वो 3NO2 पर डिस्पर्स होगा और उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो OH माइनस फिर रिटेन करेगा और Cl को हटना पड़ जाएगा। यू विल गेट दिस कंपाउंड OH NO2 NO2 एंड NO2। सो अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूं आपसे, ClNO2 NO2 इसमें रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे फास्ट किस में होगा? तो आपको पता है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका RDS स्टेप क्या है बच्चों। देखो यहाँ पर RDS स्टेप मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है। दैट मीन्स जितना ज़्यादा ये इंटरमीडिएट स्टेबलाइज होगा उतना ही ये रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। दैट मीन्स ये इंटरमीडिएट इजीली बनेगा। तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को
इंक्रीज करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। नाउ तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था बहुत सिंपल था, लेकिन उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इसलिए मैंने ये बताया। क्वेश्चन नंबर 2 मैं लेता हूँ। इस तरह कंपाउंड को बोलते हैं बाई साइक्लो कंपाउंड। यू कैन सी यहाँ पर 2 साइकिल है, 1 2। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। These are the carbons I am showing here, and ये ब्रिज कार्बन है, these are the bridge carbon, okay। ब्रिज कार्बन उसे बोलते हैं बच्चों जहाँ पर 2 रिंग ऐड होती हैं। नाउ ब्रिज कार्बन के बीच में कितने कार्बन, 1 कार्बन। तो इस कार्बन को हमने इस तरीके से ऐसे, तो ये स्ट्रक्चर इसका होता है। आप इसको यहाँ से पकड़ करके देख सकते हैं तो आपको ऐसे सिमेट्री दिखेगी, एंड इट्स लाइक ओपन बुक स्ट्रक्चर, ओके। नाउ अगर इस ब्रिज पोजीशन पर कोई हैलोजन जुड़ा है, मान लो Cl, देन दिस कंपाउंड इज ऑल्सो अनेबल टू गिव SN1 एंड SN2 रिएक्शन। इसमें दोनों रिएक्शन नहीं हो पाती हैं। SN2 क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि यू कैन सी कि दिस कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और इसके स्ट्रक्चर में देखिए, अगर मैं इस Cl को यहाँ पे ऐड कर दूँ ऐसे, किस पोजीशन पे Cl, इस पोजीशन पे, यू कैन ऐड Cl ओवर हियर, एंड यू कैन सी कि इस पे बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। इस Cl के सराउंडिंग में ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो यू कैन सी लॉट्स ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, इसलिए SN2 रिएक्शन नहीं पॉसिबल है, ठीक है। सो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस क्राउड, SN2 इज नॉट पॉसिबल। क्लियर एकदम? मैंने आपको बताया ही है कि SN2 रिएक्शन रेट कैसे होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। सबसे फास्ट SN2 रिएक्शन 1 डिग्री में होती है, फिर 2 डिग्री में, और फिर 3 डिग्री में। अब SN1 रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है? ऑल्दो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन सकता है, तो कार्बोकेटायन जो होता है, कार्बोकेटायन इज प्लेनर, बाय नेचर इट इज प्लेनर, ठीक है। फ्लैट होता है एकदम, इट लुक्स लाइक कार्बोकेटायन R1, सपोज R1 सम ग्रुप, दिस R2 एंड R3। इस तरीके से ये बिल्कुल प्लेनर दिखता है 120 बॉन्ड एंगल के साथ, ठीक है। सो ये जो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा इस तरीके से, अगर SN1 रिएक्शन होनी है तो ये Cl को इस तरह हट करके कार्बोकेटायन बनेगा, और ये कार्बोकेटायन कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता। और कार्बोकेटायन अगर प्लेनर नहीं हो सकता तो वो हाईली अनस्टेबल होगा, और फिर ये नहीं फॉर्म हो सकता है। तो इस पोजीशन पे, ब्रिज पोजीशन पे, हम कार्बोकेटायन को नहीं बना सकते हैं, इट इज़ हाईली अनस्टेबल। That's why both SN1 and SN2 reaction at bridge position of bicyclic compound is not possible। bridge position क्या होती है? जहाँ पर 2 rings आपस में ऐड होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। SN1 SN2 में बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI। अगर आप इस रिएक्शन को रिवाइज करना चाहते हैं
तो आप एनसीईआरटी में सेकेंड चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में इसको देख सकते हैं, लास्ट में गिवन है। अब बट हम SN1 SN2 की एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, तो हमें जो भी एग्जाम्पल मिलेगा वो सेकेंड चैप्टर में हो या थर्ड चैप्टर में हमें एक साथ करना है। और ऑर्गेनिक इसी वजह से बहुत लिंक्ड होती है। देखो ध्यान से, जैसे मैंने ये ईथर लिया CH3 CH2O CH3, राइट। और इसकी रिएक्शन हमने कराई HI से। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छे से नोट करना सारा है। सो HI इज अ पोलर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस होगा और आयोडीन पे डेल्टा माइनस होगा, करेक्ट। नाउ फर्स्ट रिएक्शन क्या होगी कि दिस ईथर इज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल और यू कैन से इट एक्ट एज अ बेस बिकॉज इट हैज ए लोन पेयर। सो ये लोन पेयर इस H प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दिस इज द इनिशियल इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। सो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट OH प्लस चार्ज एंड CH3, अंडरस्टूड। सो इस स्टेप का नाम क्या हो सकता है? यू कैन से प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। इफ यू वांट टू से यू कैन से प्रोटोनेशन ऑफ ईथर, H प्लस से प्रोटॉन और ईथर पे H प्लस जुड़ गया एंड I माइनस। नाउ you know, oxygen being more electronegative element, it is unstable with positive charge। तो ये अपना पॉजिटिव चार्ज अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ट्रांसफर कर सकता है। सो आप इस बॉन्ड को अगर इधर तोड़ दो तो कार्बोकेटायन इधर बनेगा, दिस विल बी 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और आप इधर तोड़ दीजिए तो कार्बोकेटायन इधर बनेगा। बट दोनों ही कार्बोकेटायन 1 डिग्री हैं तो कार्बोकेटायन अनस्टेबल है। सो वी हैव 2 चॉइस। इसके बाद अगर हम कार्बोकेटायन बनाते हैं तो SN1 रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि SN1 रिएक्शन कंप्लीटेड विद द कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, और अगर हम इसमें बैक साइड अटैक कराते हैं तो SN2 रिएक्शन हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ। नाउ कार्बोकेटायन विल नॉट फॉर्म एज इट इज अनस्टेबल 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक है। सो कार्बोकेटायन formation is slow या not possible सकते हैं, is very slow because it is unstable। ओके, सो क्या होगा कि सेकेंड स्टेप में I माइनस CH3O प्लस H एंड CH2CH3। तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन अगर बहुत स्लो है बिकॉज इट इज़ वेरी अनस्टेबल, सो फिर SN2 रिएक्शन हो जाएगी। और SN2 के लिए क्या होता है? SN2 में बैक साइड अटैक होता है, उस एल्काइल ग्रुप के साइड में अटैक होगा जो छोटा होगा। तो देखो CH3 का साइज और C2H5 में CH3 का साइज स्मॉलर होता है। अगर इसमें I माइनस अटैक करेगा तो इस CH2 के पास आना पड़ेगा और यहाँ पर डायरेक्टली CH3 पर अटैक कर सकता है। CH3 स्मॉलर देन CH3CH2। सो इस तरीके से इसका बैक साइड अटैक हुआ और इसने अपना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर लिया बाय SN2 मैकेनिज्म। सो यू विल गेट CH3I प्लस CH3CH2OH। कितनी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। I माइनस अगर इस साइड से अटैक करे तो यू विल गेट CH3CH2I एंड CH3OH। ओके, बट ये मेजर प्रोडक्ट है क्योंकि SN2 से रिएक्शन हो रही है और SN2 में छोटा एल्काइल हैलाइड जो है SN2 में छोटे ग्रुप की तरफ फास्ट रिएक्शन होती है क्योंकि बैक साइड अटैक होता है। अब ये अगर सिमेट्रिकल ईथर होता, सपोज यहाँ पर मैं कहूँ कि ईथर आपका ये होता CH3O CH3, तो आपको इस रिएक्शन को मैकेनिज्म से समझने की कोई ज़रूरत नहीं थी बिकॉज आप दोनों तरफ सिमेट्रिकल है। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर एंड दिस कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ईथर। यू नो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स ईथर? जब ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप अलग हो तो दिस कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ईथर और मिक्स्ड ईथर। एंड दिस सिंपल ईथर, तो आप एक तरफ I बना दीजिए और एक तरफ CH3OH बना दीजिए। कैसे? यू नो कि आप
अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करता हूँ तो आई इस साइड आ गया, एच यहाँ पे आ गया, तो CH3OH और CH3I। और मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूँगा तो एच आई इस साइड आएगा एंड एच साइड आएगा, CH3OH बन जाएगा। मैकेनिज्म से इसको भी कर सकते हो, बट इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओके, अब इसमें मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। एग्जाम्पल 2, CH3 C CH3 CH3O CH2 CH3। इस कंपाउंड की रिएक्शन मैं ईथर से कराता हूँ HI। सो अगेन H प्लस इस ऑक्सीजन की लोन पेयर को ले लेगा और यहाँ पे बॉन्ड बना देगा। सो यू विल गेट CH3C CH3 CH3O प्लस H CH2 CH3। क्लियर है? दिस इज प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। नाउ दिस टाइम अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ तो यू विल गेट टर्सरी कार्बोकेटायन। और अगर कार्बोकेटायन ना बनाओ तो इस तरफ से SN2 हो सकती है और लेफ्ट हैंड साइड से SN1 हो सकती है, बिकॉज कार्बोकेटायन भी यहाँ पे स्टेबल बन सकता है और दूसरे साइड से एल्काइल ग्रुप छोटा है तो SN2 भी हो सकती है। बट दिस इज प्रोटिक सॉल्वेंट, फिर किसको फेवर करेगा? SN1 को। तो अगर स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है तो हम SN1 ही कराएंगे। यहाँ पर देखो इस बार एक स्टेप यहाँ पर बढ़ गया। सो ये बॉन्ड इस तरह बन गया CH3C CH3 CH3 पॉजिटिव चार्ज एंड CH3 CH2OH। तो ये क्या हो गया आपका? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। और इसके पहले जो हमने रिएक्शन देखी उसमें हमने डायरेक्ट SN2 रिएक्शन कराई थी। इसके बाद क्या होगा? जो I माइनस है साथ में इसके प्लस I माइनस, ये I माइनस कार्बोकेटायन से ऐड हो जाएगा एंड यू विल गेट CH3I प्लस दिस अल्कोहल। सो इस रिएक्शन के 3 स्टेप या 2 स्टेप हो सकते हैं। नंबर 1 स्टेप क्या होता है? प्रोटोनेशन ऑफ ईथर पे H प्लस का जोड़ना। और दूसरा स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। और ये स्टेप तभी होगा जब कार्बोकेटायन स्टेबल बन सकता है। और तीसरा स्टेप क्या होता है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब ये I माइनस से कार्बोकेटायन पे अटैक हो गया। अब अगर कार्बोकेटायन नहीं बन सकता है तो इस रिएक्शन के 2 ही स्टेप होंगे। तो प्रोटोनेशन ऑफ ईथर ना तो SN1 में आ रहा है ना SN2 में आ रहा है, और ठीक है, और SN2 रिएक्शन तो एक स्टेप में होती है। तो प्रोटोनेशन ईथर के बाद डायरेक्टली SN2 होकर के हो सकती है रिएक्शन, या फिर कार्बोकेटायन बनने के बाद जो है उसमें SN1 रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, सो अगर कार्बोकेटायन बन सकता है तो यू विल गेट 3 स्टेप। अगर कार्बोकेटायन नहीं हो सकता है तो प्रोटोनेशन ईथर के बाद डायरेक्टली SN2 रिएक्शन हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे थर्ड एग्जाम्पल है OCH3। इस कंपाउंड का नाम क्या है? एनिसॉल। इसके रिएक्शन कराते हैं हम लोग HI से। ठीक है, सो पहला स्टेप क्या है? प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। सो दिस इज ए लोन पेयर, इसका हमने प्रोटोनेशन कर दिया, O प्लस H एंड CH3। नाउ देखो क्या कार्बोकेटायन स्टेबल बन सकता है इसमें? अगर इस बॉन्ड को मैं ऐसे तोड़ता हूँ तो फिनाइल कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल ड्यू टू लॉस ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर। और अगर मैं इस साइड से तोड़ता हूँ तो CH3 प्लस कार्बोकेटायन वो भी हाईली क्या? अनस्टेबल है। तो कार्बोकेटायन विल नॉट फॉर्म दिस टाइम। सो अब क्या होगा? फिर SN2 रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन, और इसका बैक साइड अटैक होगा। बैक साइड अटैक उस साइड से होगा जिधर छोटा ग्रुप हो। तो देखो मिथाइल ग्रुप है, इस साइड मिथाइल ग्रुप है, इधर एराइल ग्रुप है, तो रिएक्शन होगी मिथाइल ग्रुप के साइड से। तो डायरेक्टली इस बार क्या हो गया? SN2 रिएक्शन। देखो इधर अटैक हुआ और ये बॉन्ड हमारा ऐसे टूट गया। ओके, क्लियर है? सो यू विल गेट फिनॉल
प्लस CH3 क्लियर है। तो SN2 इस बार SN2 रिएक्शन होगी। एक लास्ट एग्जांपल और आपको समझाने के लिए, CH2O CH2 CH3 HI डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस CH2O प्लस H CH2 CH3 क्लियर है। इस बार देखो, अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दूं तो यहाँ पे पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये तो न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे कार्बोकैटायन, नाउ दिस कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो इस बार फिर से SN1 रिएक्शन होगी, क्योंकि स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। CH2 प्लस प्लस CH3 CH2OH। अंडरस्टूड। अब इस कार्बोकैटायन पे आप क्या जोड़ दीजिए, I माइनस, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यू विल गेट बेंजाइल आयोडाइड। ठीक है। सो इस तरीके से ये SN1 SN2 के एग्जाम्पल हैं। नाउ अब हम स्टडी करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन of alkyl halide एलिमिनेशन रिएक्शन इन पे दो होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन E1 एंड सेकेंड ऑर्डर एलिमिनेशन E2। एक और भी है इसमें, E1 CB। ओके, दिस इज बेस कैटलाइज्ड फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे आपने SN1 पढ़ा है कि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, तो यहाँ पर E1 में भी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, बट फाइनली डबल बॉन्ड बन जाता है। और E2 में भी ट्रांजिशन स्टेट आती है, जिससे कि SN2 में ट्रांजिशन स्टेट आती है, एंड दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सबसे पहले हम उसे डायरेक्ट एलिमिनेशन करते हैं। NCERT में इतना कुछ आंसर नहीं है, E1 E2 है सब चीज़ें, बट डायरेक्टली अगर एलिमिनेशन करते हैं तो ये वही एलिमिनेशन है जो आपने 11 में पढ़ा था, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है। सो मैं पहले E2 को ही डिस्कस करूँगा, सेकेंड ऑर्डर एलिमिनेशन या बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। Bimolecular elimination reaction. Okay, so if you remember, इसका एग्जाम्पल है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, इसी को हम लोग बच्चों बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। बीटा एलिमिनेशन। ओके, क्या होता था इस रिएक्शन में, दिस इज क्लोरोईथेन। ओके, एंड इसके रिएक्शन आप कराते थे एल्कोहलिक केवेज के साथ, ALC मीन्स एल्कोहलिक केवेज, और इसको हीट करते थे। सो यहाँ से दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन। सो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हेलोजन निकलता था, एंड यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस साइड पर लिखने की जरूरत नहीं है इसे, तो K से ये KCl एंड प्लस वाटर, इस तरीके से इसमें बन जाएगा। एंड आपको इसमें फाइनली मिला क्या, एलिमिनेशन प्रोडक्ट एल्कीन मिल गया आपको। ठीक है। अब ये E2 रिएक्शन क्यों है,
दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्यों है, तो इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं कि कैसे रिएक्शन ये होती है। तो देखो ध्यान से, इस रिएक्शन में जो H एंड Cl या हेलोजन प्रेजेंट इन एंटी-कोप्लेनर configuration, anti-coplanar configuration like this, CH2H and CH2Cl, ओके। और जो एल्कोहलिक KOH का OH माइनस है, ये OH माइनस इस H प्लस को लेने आ रहा है, सो ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है, ठीक है। दिस CH बॉन्ड इज ब्रेकिंग, तो यहाँ पर मैं B लिख देता हूँ, दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग। और यहाँ पर साथ में जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, OH माइनस यहाँ पर H प्लस को लेगा, तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा बच्चों, नेगेटिव। और जब नेगेटिव चाहेगा तो करस्पॉन्डिंग पोलराइजेशन से इस कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर Cl भी लीव कर रहा है इस तरीके से। एंड देयर इज नो टाइम लैगिंग, जितना H हटेगा उतना ही Cl हटेगा, और ये जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बन रहे हैं ये आपस में यहाँ पे क्या बनाते रहेंगे, डबल बॉन्ड। क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या बना लेते हैं, बॉन्ड। तो यू कैन सी कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो हट रहा है यहाँ से, वो एक दूसरे के एंटी कोप्लेनर कन्फिग्रेशन में है, और तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। यू कैन सी इन ट्रांजिशन स्टेट यू हैव बेस OH माइनस एंड यू हैव दिस ग्रुप ऑल्सो। तो इसका अगर आप रेट लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, रेट में रेट कांस्टेंट के OH आयन भी इन्वॉल्व है एंड दिस एल्काइल हैलाइड इज ऑल्सो इन्वॉल्व, सो इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बट दिस इज नॉट SN2 रिएक्शन। व्हाई, बिकॉज यहाँ पर तो फाइनली हमको क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड। सो दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग, दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग, और यहाँ पर ये बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो फाइनली न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये ओल्ड बॉन्ड सारे क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म है। सो इसके मैकेनिज्म में एक पॉइंट में लिखना चाहूँगा कि ट्रांजिशन स्टेट हैज़ डबल बॉन्ड करेक्टर। ट्रांजिशन स्टेट हैज़ डबल बॉन्ड करेक्टर। दैट मीन्स जितना स्टेबल ये डबल बॉन्ड बनेगा उतने रेट ऑफ रिएक्शन इसका फास्ट होगा, ठीक है। सो इस पे क्वेश्चंस करते हैं कुछ, जैसे एग्जाम्पल 2 लेते हैं इसका। नंबर 2, देखो CH3 CH Cl CH2 एंड CH3, करेक्ट। एंड हमने इसकी रिएक्शन करा दी एल्कोहलिक KOH से। सो यू कैन सी कि अल्फा बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे है, दिस इज अल्फा एंड दिस बीटा हाइड्रोजन। सो सपोज इसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 100 में कुछ मॉलिक्यूल से ये बीटा हाइड्रोजन और Cl हटेगा, और कुछ मॉलिक्यूल में ये बीटा हाइड्रोजन और ये Cl हटेगा। तो वी विल गेट 2 प्रोडक्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। ये प्रोडक्ट तब बनेगा जब हमने, मान लो इसको मैं बीटा 1 बोलता हूँ, इसको बीटा 2, तो ये तब बनेगा जब मैं बीटा 1 हाइड्रोजन को रिमूव करूँ और साथ में इस Cl को। और दूसरा प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये प्रोडक्ट तब बनेगा जब हम बीटा 2 हाइड्रोजन को रिमूव करें। नाउ यू नो दैट कि इस रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट आती है एंड ट्रांजिशन स्टेट के अंदर डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। तो जिस ट्रांजिशन स्टेट में डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा वो बेसिकली ज़्यादा फॉर्म होगा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट उस एल्कीन को ज़्यादा बनाने के लिए अलाउ करेगी जो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है। तो अब देखो इस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि इसमें
एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर 3 अल्फा और 3 अल्फा, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। सो दिस एल्कीन इज मोर स्टेबल। ये कैसे कैसे आता है, फ्रॉम हाइपर कॉन्जुगेशन से आप लोगों ने पढ़ा है, या फिर एनसीईआरटी में इसके लिए एक रूल दे रखा है जिसका नाम है सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल, ठीक है। सेट-जेफ रूल क्या कहता है कि मोर स्टेरिकली और सब्स्टिट्यूटेड more strictly hindered substituted alkene will be major product, will be major product। ऑल्दो इस रूल की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पता है तो, बट एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए मैं नेम ले रहा हूँ। देखो तो ये एल्कीन ज़्यादा मेजर क्यों है, क्योंकि इसमें 2 सब्स्टिट्यूटेड हैं, एल्कीन से जुड़े ग्रुप को देखना है आपको। देखो यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हैं, सॉरी 2 सब्स्टिट्यूटेड हैं, CH3 और इस डबल बॉन्ड से केवल एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है C2H5। तो यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं और यहाँ पर एक एल्काइल है, यहाँ पर 2 एल्काइल है, तो ये एल्कीन मेजर होगी अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ। अदरवाइज आप एल्कीन की स्टेबिलिटी देख लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और लेता हूँ इसी पे, CH3 और आपका यहाँ पे Cl है, इसमें कोई हमारा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बनता है, एल्कोहलिक KOH से इसको हीट करते हैं। सो नाउ ये कार्बन अल्फा हुआ, दिस इज द बीटा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन, ये दोनों सेम है, एंड दिस इज द बीटा कार्बन। तो बीटा 1 मान लेता हूँ, इसको बीटा 2 मान लेता हूँ। सो अगर मैं बीटा 1 को रिमूव करूँ एंड Cl को रिमूव करूँ तो वी विल गेट दिस प्रोडक्ट CH3। ये बीटा 1 को बीटा 1 हाइड्रोजन को रिमूव करके आया है, प्लस अगर मैं इस H को रिमूव करूं और यहाँ पे Cl तो यू विल गेट दिस एल्कीन, ठीक है, बीटा 2 से। अब देखो सेट-जेफ रूल लगाते हैं, तो देखो इस एल्कीन में कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, देखो इस एल्कीन में इधर एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है और यहाँ पर एक कार्बन ये है, तो 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं। और इस एल्कीन में कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो डबल बॉन्ड कार्बन छोड़ करके एक ये सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो दिस एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। और या फिर आप हाइपर कॉन्जुगेशन से एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए। इस एल्कीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा, 3 + 2 टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 2 + 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ने से एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ती है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन की बात मैं और करूं, दिस इज द चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर एक ग्रुप जुड़ा है D, यहाँ पर हाइड्रोजन H है और यहाँ पर Cl है एंड दिस इज CH3। अब इस कंपाउंड क्रिएशन करानी है आपको एल्कोहलिक KOH से, ओके। सो मैंने कहा कि इसमें एंटी कोप्लेनर कन्फिग्रेशन होता है। सो Cl की जो अपोजिट होगा ग्रुप वो रिमूव होगा, तो यहाँ पर ड्यूटेरियम जो कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है वो अपोजिट है, हाइड्रोजन इसके अपोजिट नहीं है। सो इसलिए यहाँ पर आप हाइड्रोजन रिमूव नहीं करेंगे, Cl और D को रिमूव करेंगे फ्रॉम एल्कोहलिक KOH से। एंड यहाँ पर H CH3 एंड यू विल गेट दिस डबल बॉन्ड, ओके, इस तरीके से। इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट है E1 अभी नहीं बताता हूँ मैं, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसी में। CH3 CH Cl CH2 CH2 CH3, इस कंपाउंड बताना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो कोई रीअरेंजमेंट तो है नहीं, तो यहाँ पे β1 β2, अगेन यू विल गेट 2 प्रोडक्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 एंड CH3 प्लस CH3 CH double bond CH and CH2 CH3, correct, and this will be your major product. क्लियर है? यहीं पर अगर मैं CH3 CH यहाँ पर F लगा देता हूँ मैं, ओके, एंड दिस इज CH2 CH3, और इसके करा दूँ एल्कोहलिक की वजह से, एल्कोहलिक केवेज हीट, टेम्परेचर फेवर एलिमिनेशन, ये बात भी नोट करके रखना। टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर एलिमिनेशन। ठीक है, देखो जो F होता है, F इज अ बैड लीविंग ग्रुप, F एक बैड लिविंग ग्रुप है। तो इसमें क्या होता है कि अब देखो यहाँ से H हटेगा, ये यहाँ से H हट सकता है, बट इस बार हाइड्रोजन के रिमूव होने में और F के रिमूव होने में टाइम लैगिंग है, क्योंकि F वह लिविंग ग्रुप है। तो जिस रेट से हाइड्रोजन हटता है OH माइनस से, उस रेट से F नहीं हटता है, बिकॉज F इज ए बैड लिविंग ग्रुप। तो क्या होता है कि इसमें दिस इज अ β1 हाइड्रोजन, β2 हाइड्रोजन। सो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे CH2 माइनस CHF एंड CH2 CH3, और दूसरा CH3 CH F एंड CH माइनस CH3। इस बार मैंने कार्बन एन बना दिया। क्यों? इसको आप ऐसे देख सकते हो, CH2H और यहाँ पर फ्लोरीन है, एंड OH माइनस पहले इस H को पिक करता है, लेकिन मैंने क्या कहा कि ये बॉन्ड स्टेबल है और F इज ए वीक पुअर लिविंग ग्रुप। तो जिस रेट से H हटता है उस रेट से फ्लोरीन नहीं हटेगा। तो फिर डबल बॉन्ड करेक्टर कैसे आएगा? क्योंकि H पहले हट गया, फ्लोरीन बाद में हट रहा है। तो अगर H पहले हट गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कार्बन आयन, और यहाँ पर क्या है? F। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर F का बॉन्ड बिल्कुल वैसे ही है, F का बॉन्ड धीरे धीरे रिमूव हो रहा है, बट H पहले रिमूव हो गया। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है? बहुत हल्का सा डबल बॉन्ड करेक्टर आप इमेजिन कर सकते हो। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ट्रांजिशन स्टेट उस एल्कीन को ज़्यादा प्रेफर करेगी, ट्रांजिशन स्टेट उस कार्बन आयन को बनाना ज़्यादा प्रेफर करेगी जिस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसलिए जब बैड लिविंग ग्रुप हो जाए, जैसे कि फ्लोरीन है, एक और ग्रुप है N+R3, दिस आर द वेरी बैड लिविंग ग्रुप। सो SO2 करके है, ये भी बैड लिविंग ग्रुप है, SR2 प्लस। सो अगर पहले H हट गया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब बताओ, आपको पता है कार्बन आयन स्टेबिलिटी में 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बन आयन। तो ट्रांजिशन स्टेट में ये कार्बन आयन ज़्यादा बनेगा, और फिर बाद में क्या होगा? ये कार्बन आयन यहाँ शिफ्ट होगा इस तरीके से, और फ्लोरीन हट जाएगा, क्योंकि ये कार्बन आयन चाहेगा इसके साइड में क्या बने? पॉजिटिव चार्ज। तो फ्लोरीन हैज़ टू लीव। तो फिर ये मान लो ये 100 मॉलिक्यूल है, तो हो सकता है 75 ये कार्बन आयन बने और 25 ये वाले कार्बन आयन बने। क्यों? ये कार्बन आयन ज़्यादा क्यों बनेगा? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो फाइनली अगेन आपको 2 एल्कीन मिलेंगी। ड्यू टू 1 डिग्री कार्बन आयन यू विल गेट दिस एल्कीन, एंड ड्यू टू 2 डिग्री कार्बन आयन यू विल गेट दिस एल्कीन। एंड यू नो यहाँ पे जो कार्बन आयन बना था, ये एल्कीन कैसे बनी? बाय दिस कार्बन आयन, एंड दिस कार्बन आयन इज मोर स्टेबल, इसलिए इसका फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा। तो इस बार ये क्या है आपका? मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या आपका? माइनर प्रोडक्ट। ठीक है,
और यहाँ पे सेट जब रूल फेल हो गया तो ये रूल जानते किसका होता है, हॉफमैन रूल, इसे बोलते हैं हॉफमैन रूल। तो इन केस ऑफ बैड लिविंग ग्रुप, इन केस ऑफ बैड लिविंग ग्रुप, अब बैड लिविंग ग्रुप में आप इन्हीं तीन को याद रख सकते हो, और बल्कि बेस, अगर बेस बल्कि तब भी ऐसा होता है, अभी उसका एग्जाम्पल मैं दूंगा। तो इन केस ऑफ बैड लिविंग ग्रुप द लेस स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है इतना? जैसे अच्छा, यही रिएक्शन होती है E1CB। वाई E1CB? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो OH माइनस है ये पहले H को पिकअप कर रहा है, तो पहले ये बन गया, जो कि फास्ट स्टेप होता है H माइनस का बनना, उसके बाद स्लो स्टेप होता है। सॉरी, पहला स्टेप कार्बन आयन बन रहा है, स्टेबल कार्बन आयन बन रहा है, तो पहला स्टेप यहाँ पर स्लो है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, जो इसका रेट है वो डिपेंड कर रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन ओनली। मैं इसी को लेता हूँ CH2 माइनस, CH, F और CH3 CH3, इस पर डिपेंड कर रहा है इसका रेट ओनली, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने सॉरी OH माइनस ने तो जल्दी से H प्लस पिकअप कर लिया, तो फास्ट स्टेप था। करेक्ट। सेकेंड स्टेप में जब आप F को हटाओगे, जो कि स्लो स्टेप होगा, और जब इस F को हटाओगे तो उस स्टेप में केवल एक कार्बन आयन प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल तो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए दिस विल बी द स्लोवेस्ट स्टेप एंड इट इज अ बेस कैटेलाइज्ड। इसको क्या पढ़ेंगे, बेस कैटेलाइज्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ये जो है वो कार्बन आयन बेस बन गया है, इसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है इसका रेट। एक एग्जांपल और देखो, शायद ये भी कम समझ में आया होगा। जैसे मैं अगेन यहाँ पे CH2 CH3 Cl CH2 CH3, इस बार मैंने Cl ही ले लिया और इसके रिएक्शन करा दी इस स्टेरिक हिंड्रेंस बेस से, CH3 का होल थ्राइस CO माइनस K प्लस, ये बेस है, इसके साथ हीट कर रहे हैं। इस बेस को मैं ओपन लिखता हूँ ऐसे, CH3 C CH3 CH3 O माइनस K प्लस Na प्लस। अब ये बहुत ही स्टेरिकली हिंडर्ड है, बहुत ही क्राउडेड बेस है, क्राउडेड बेस। तो इस बेस के लिए इसे β1 हाइड्रोजन, दिस इज β2 हाइड्रोजन। इस बेस के लिए इस H को पिकअप करना मुश्किल है, क्योंकि इस β1 हाइड्रोजन में इधर लेफ्ट एंड राइट साइड में कार्बन है, यानी कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो इसको ये अवॉइड करेगा और ये केवल उस हाइड्रोजन पिकअप करेगा, यानी टर्मिनल हाइड्रोजन को पिकअप करेगा, वो बीटा हाइड्रोजन जिस पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। तो इस वजह से क्या होगा, ये जल्दी से बहुत फास्ट तरीके से इस H को पिकअप कर लेगा। तो पहला स्टेप क्या होगा, देखो इस H को पिक कर इसने CH2 माइनस CH Cl एंड CH2 CH3। क्यों, क्योंकि ये स्टेरिकली हिंडर्ड बेस है, ये केवल इसी हाइड्रोजन प्रेफर करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, क्योंकि ये हाईवी बेस है, इसको 2 डिग्री कार्बन के पास जाने में दिक्कत है। ठीक है, एंड दिस इज अ फास्ट स्टेप, क्यों, बहुत ईजिली H पिकअप हो गया, तो रेट इस पर डिपेंड करेगा, नो। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि अब ये Cl यहाँ पे अटैक होगा और ये C हट जाएगा, दिस इज द स्लो स्टेप। तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 CH3। तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल इस वाले स्टेप में, इस वाले स्टेप में। तो रेट कैसे लिखोगे इसका, रेट इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ CH2 माइनस CHCl, इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। सो दिस इज अ बेस कैटेलाइज्ड एलिमिनेशन रिएक्शन, फाइनली डबल बॉन्ड बन रहा है ना, और इसलिए इसको बोलते हैं E1CB, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसको बेस भी कह सकते हैं ना इस कंपाउंड को, लाइक दैट। तो पुअर लीविंग ग्रुप हो या फिर बहुत ही बेस बड़ा हो तो E2 रिएक्शन बिकम E1CB रिएक्शन। क्लियर है। E1 को हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे, E1 एंड रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद मेटल, देन दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। थैंक यू।